हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लेसन नंबर 5 जिसका नाम है लव अक्रॉस द सॉल्ट डेजर्ट। ये एक लव स्टोरी है, बहुत ही डेडिकेशन और समर्पण की लव स्टोरी, जिसमें एक लवर जो कहानी का हीरो है वो एक लड़की से प्यार करता है जो पाकिस्तान में रहती है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इस पे भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, आमतौर पे लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। इसे लिखा है केकी एन दारूवाला ने। तो शुरू करते हैं स्टोरी। लव अक्रॉस द सॉल्ट डेजर्ट। डेजर्ट यानी रेगिस्तान। The drought in Kutch had lasted for 3 successive years. Even when clouds were sighted, they passed by, ignoring the stricken country. पिछले 3 साल से लगातार यहाँ कच्छ में, रण जो है कच्छ का, वहां सूखा पड़ा हुआ था और बादल कभी कभार दिखते भी थे तो वहां से गुजर जाया करते थे। The monsoon had, so to speak, forgotten the land. ऐसा लगता था कि मॉनसून इस धरती के हिस्से को भूल चुका था, बारिश का नामो निशान नहीं था। The run lay like a paralyzed monster यानी दैत्य। Its back covered with scab and scar tissue and dried blister skin. और पूरा रन सूखा हो चुका था और ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत विशाल दैत्याकार जानवर हो जिसके शरीर पे फफोले हो चुके हैं, फाले हो चुके हैं, यानी पूरे रण में जमीन पे दरारें पड़ चुकी थी। The earth had cracked and it looked as if chunks of it had been baked in a kiln यानी भट्टी, and then embedded in the soil crust. ऐसा लग रहा है मानो पूरी धरती भट्टी में सेकी गई हो, बिल्कुल जली हुई सी मिट्टी वहां दिखाई पड़ रही थी, दरारें थी उसके अंदर। The cattle became thin and emaciated. Cattle यानी मवेशी, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये सब पतले दुबले कमजोर हो चुके थे। The oxen died. The camel alone survived comfortably, feeding on the bawal camel thorn. बैल, पशु पक्षी, जानवर सारे के सारे कमजोर पतले दुबले हो गए थे। केवल ऊंट ऐसा था जो फलता फूलता रह रहा था, बड़ा सुखद स्थिति में था वो, क्योंकि बावल बबूल के पेड़ खाता है ऊंट। Then one day the clouds rolled in like wineskins and the lightning crackled and the wineskins burst. Though 2 years have passed since the drought ended, everyone remembers that it first rained on the day when Fatima entered the village. This is how she came. फिर एक दिन 3 साल के सूखे के बाद बादल इस तरह से बरसे मानो किसी ने ऊपर से मस्क खाली करा हो, किसी ने पानी गिराया हो। इतनी तेज बारिश हुई। हालांकि इस बात को 2 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी गांव वालों को ये याद है कि बारिश कब हुई थी, जब फातिमा गांव में आई थी। फातिमा इस स्टोरी की हीरोइन है। What would he not do for her, the daughter of the spice seller? Spice seller यानी मसाले बेचने वाला। She who smelt of cloves and cinnamon. Cloves यानी लौंग और cinnamon यानी दालचीनी। Whose daughter had the timbre of ankle bells, whose eyebrows were like black wisps of the night, and whose hair was the night itself. For he would cross the salt desert. क्या नहीं करता ये उस लड़की के लिए, वो लड़की जिससे मसालों की खुशबू आती थी, क्योंकि उसके पिता मसाले बेचने का काम करते थे। उसके बाल बहुत काले, आंखें बहुत गहरी, बहुत ही सुंदर आंखें। ऐसी लड़की के लिए ये क्या नहीं करता, क्या ये रेगिस्तान पार नहीं करता? He had stayed the day at Kala Dungar, a black hill capped with basalt, the highest in Kutch. He had set his camel Allah Rakha. कैमल का नाम है, ऊंट का नाम है अल्लाह रखा। फ्री टू क्रॉप ऑन द बावल ट्रीज। दिन भर ये काला डूंगर, डूंगर यानी पहाड़, दिन भर ये काला डूंगर में रहा। वो पहाड़ जो बसाल्ट स्टोन से बना हुआ था, सबसे ऊंचा स्थान था कच्छ में, और इसने अपने कैमल को वहीं छोड़ दिया दिन भर चरने के लिए, बबूल खाने के लिए। At dusk he paid homage to the footprints of the Panchmai Peer on the hilltop. यहाँ एक क्वेश्चन बनता है। डस्क यानी गौधूली वेला, शाम का समय। शाम के समय उसने पंचमई पीर, जो कि ऊंचे पहाड़ के ऊपर काला डूंगर पे जो स्थान था पीर साहब का, वहां इसने पीर साहब के पैरों पे पूजा की, प्रार्थना की। He left some food there and started beating on his थाली according to the custom here. और उसने वहां कुछ प्रसाद के रूप में भोजन चढ़ाया और थाली बजाई। थाली बजाना वहां पे रिवाज था। In a few minutes, jackals materialized and gobbled up the food.
और कुछ ही क्षणों में, कुछ ही मिनटों में जैकॉल्स भेड़िए वहां पहुंचे और उन्होंने सारे खाने को चट कर दिया, खा गए। ये वास्तव में अगर आप गूगल देखेंगे तो काला डूंगर नाम से जगह है गुजरात में, और वहां वास्तव में सियार आते हैं और भोजन कर लेते हैं। दिस वॉज ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस यानी शुभ, ये एक शुभ संकेत था। If they had not turned up, he would have considered the ill effects of the omen serious enough to have cancelled the journey. सियार का वहां आना, भोजन करना एक अच्छा संकेत था। अगर वो वहां नहीं आते, अगर सियार भोजन नहीं करते तो इसे अपशगुन माना जाता, इतना बड़ा अपशगुन कि ये अपनी जर्नी, यात्रा को कैंसिल कर देता, जाता ही नहीं है। A lamp was lighted in the Peer's honor every night on the hilltop, and the flame could be seen all the way from Kavda. शाम के समय पीर साहब की मजार पे एक दिया जलाया जाता था, जो दूर कावड़ा गांव से भी देखा जा सकता था। Over 100 years earlier, the Panchmai Peer had crushed these salt wastes serving the people, accompanied as legend had it by a jackal. करीब 100 साल पहले ऐसी कोई कहानी है वहां पे कि वहां एक पीर साहब होते थे जिनका नाम पंचमई पीर था। उनका एक साथी था जो था एक सियार। ये पीर यहाँ पहाड़ी पे रहते थे उस सियार के साथ में और लोगों की सेवा करते थे। Reclusive by habit, he used to retire to thorn jungles, where apart from his vulpine companions, none else dared to disturb his nocturnal tryst. चूंकि पीर थे, संत थे, लोगों के साथ नहीं रहते थे, ऊंचे पहाड़ पे बबूल की झाड़ियों के बीच रहते थे और केवल एक सियार इनका साथी हुआ करता था। ये कहानी है लोगों में 100 साल पहले इन पंचमई पीर के बारे में। The custom of feeding the jackals had lingered since then. और तब से ही ये रिवाज चला आ रहा है कि कभी कोई शुभ काम करना हो, जैसे यात्रा की शुरुआत, तो पीर साहब को प्रसाद चढ़ाना है, और अगर जैकॉल्स ने, सियार ने भोजन कर लिया, यानी उनका आशीर्वाद आपको मिल गया, आप काम कर सकते हैं। नजब, ये है उस हीरो का नाम जिसकी हम बात कर रहे हैं। Najab bowed before the flame and set out. He left behind the camel thorn shrubs and the area once famous for its savannas of stunted grass, but now serene and brown as desert. नजब ने पीर साहब के यहाँ सिर झुकाया और उसके बाद अपना कैमल अल्लाह रखा को लेके यात्रा पे निकल पड़ा। वो जगह से जहां पहले कभी घास हुआ करती थी, लेकिन अब गर्मी की वजह से, सूखे की वजह से घास भी जल चुकी थी, ब्राउन हो गई थी। He had left behind all human habitation, Quran being the last village. सारी इंसानी बस्ती से आगे निकल चुका था, सबसे आखिरी गांव था कुरान, उसको भी इसने पास कर दिया, वहां से भी ये गुजर गया आगे। For the next 3 days he would not be seeing any bangas. बंगास बोलते हैं झोपड़ी, जो मिट्टी से बनी होती है। Those one-room mud houses circular at the base but tapering into conical thatch roofs at the top. अगले 3 दिन इसे कोई भी इंसान दिखने वाला नहीं था, और आखिरी झोपड़ियां जो मिट्टी से बनी होती है, गोल, और ऊपर झाड़ियां होती है, तीखी होती है ऊपर से कोन शेप में, वो भी यहां पीछे छोड़ चुका था ये। Now only the sandscape stretched out before him, mile upon mile. Water splashed in the chuggles with the name of Peer on his lips. Najab Hussain set forth. अब ये अपने ऊंट अल्लाह रखा के साथ आगे बढ़ता गया, कई मील तक ये चलता गया, और ऊंट के ऊपर जो पानी की केतली, जिसको छगल बोलते हैं, उसमें से पानी के बजने की आवाज आती रही, और नजब खामोशी से पीर साहब को याद करते करते आगे बढ़ता गया। Najab's diffidence was notorious among his friends. He was known to have blushed at the mere mention of a girl. दोस्तों में ये इमेज थी कि नजब बहुत ही शर्मीला है, इतना शर्मीला कि लड़की का जिक्र आते ही ये शर्मा जाया करता था। A strangely introverted lad with dreamy eyes, no one had ever associated him with any act of bravado. इतना शर्मीला, हमेशा इसकी आंखों में मानो कोई सपने में खोया रहता हो, और लड़की का जिक्र आते ही शर्मा जाता था, और जिंदगी में कभी कोई बहादुरी का काम, कोई बोल्डनेस का काम इसने नहीं किया था। शर्मीला, छुई मुई सा था ये नजब। His father Aftab would say, all that my ancestors and I have acquired during the 100 years, this lad will squander away. Squander away यानी खर्च कर देना, लुटा देना। Not because he is a spendthrift, but because he will be too shy to charge money
फॉर वॉट ही सेल्स। और इसके पिता आफताब कहते थे कि मेरे बुजुर्गों ने जो पैसा कमाया है, नजब उस सारे पैसे को लुटा देगा। इसलिए नहीं कि वो खर्चीला था, ना, बल्कि इसलिए कि वो इतना शर्मीला था कि सामान बेचने के बाद उसके पैसे मांगने में भी इसको शर्म आती थी। He had crossed the run on 4 occasions earlier, though he had turned 20 only a month ago. अभी पिछले महीने ही 20 साल का हुआ है, लेकिन अब तक 4 बार ये रन पार कर चुका है। रन वो जगह है, रेगिस्तान का वो हिस्सा है गुजरात में जो भारत और पाकिस्तान को जोड़ता है, वो है रन। But each time he had either accompanied his father or that wily old smuggler Zaman, the veteran of 100 illegal trips into Sindh. लेकिन चारों बार या तो उसके पिता उसके साथ थे, या फिर वो जमन जो स्मगलर है जिसका काम ही यही है कि वो सैकड़ों बार लोगों को इलीगल तरीके से हिंदुस्तान से पाकिस्तान और वापस पाकिस्तान से हिंदुस्तान लेके आता था, उसके साथ ही जाता था। तो चारों बार या तो उसके पिता साथ थे या जमन उसके साथ था। Each time they had taken tendu leaf worth about 500 and sold it across the border for 1200. और हर बार ये तेंदू के पत्ते जिससे बीड़ी बनती है, वो तेंदू के पत्ते 500 रुपए के यहां से वहां ले जाते थे और पाकिस्तान में वही तेंदू के पत्ते 1200 रुपए के बेचते थे। But between the payoff to officials and to the intermediaries who arranged the sale of बीड़ी leaf, to the man who took the camel out to graze, and to the friend or relative who harbored them, there was precious little left. लेकिन 500 के पत्ते 1200 में बेचने के बाद इनके पास बहुत कम बचता था। उसका कारण था कि वहां पाकिस्तान में बॉर्डर पार करते वक्त इनको कुछ अफसर को भी रिश्वत देनी पड़ती थी। जहां ये रुकते थे जिसके घर पे, उसे पैसे देने पड़ते थे। जो इनके ऊंट को कहीं रखता था चराने के लिए छुपा के, उसको पैसे देने पड़ते थे। तो बहुत थोड़ा सा ही इनके पास बचता था। जोखिम भरा काम था ये। It was just enough to buy some used terraline garments and then it was time to make the long trek back across the desert. तो थोड़े से पैसे जो बचते थे सबको देने के बाद, सबको रिश्वत खिलाने के बाद, उससे ये सेकेंड हैंड यूज्ड टेरेलिन के कपड़े खरीदते थे और वापस हिंदुस्तान लेके आते थे और उसे यहां बेचते थे। तो ये जोखिम भरा काम थोड़े से पैसों के लिए, थोड़े से फायदे के लिए इन्हें करना पड़ता था। It was during one of these trips that they had stayed with Kale Shah, the clove seller. और इसी यात्रा के दौरान कभी एक बार ये काले शाह के यहाँ रुका था पाकिस्तान में, जो मसाले बेचने का काम करता था, खासकर लौंग बेचने का काम करता था। He is a distant relative of your mother, his father had told Najab. Kale Shah was tall, well-fleshed, and his thick-jawed face had a purple tinge about it, as if somewhere along the way it had got stuck with a discolored patch. तो एक बार इसके पिता ने कहा था कि काले शाह जो है वो तुम्हारी मम्मी का दूर का रिश्तेदार है। उसके यहाँ ठहरे थे ये लोग, लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा आदमी और बहुत बड़ा उसका जबड़ा बहुत बड़ा था उसका। He always wore a तहमत of black and white checks. और काले शाह हमेशा ब्लैक और व्हाइट चेक्स की तहमत, धोती, लुंगी पहनता था। Within a day, Najab discovered that the fellow was an absolute rogue who drove such a cussed bargain that for the first time in his hearing, father started mouthing obscenities. काले शाह बहुत ही खतरनाक किस्म का आदमी था, बहुत ही लीचड़ किस्म का आदमी था। इतना बेकार था कि इसने अपने पिता से पहली बार काले शाह के लिए गालियां सुनी। मतलब इसके पिता कभी गाली गलौच नहीं करते थे, लेकिन आज नजब के पिता गाली तक निकाल रहे थे, इतना बेकार इंसान था काले शाह। But his daughter Fatima was a hoor with eyes so bright that they would have lit up the darkness of the underworld. She was taken by his quiet, pleasant young man, so ready with his smiles. लेकिन काले शाह की बेटी एक सुंदर परी के समान थी। उसकी आंखें बहुत सुंदर थी, बहुत चमकीली आंखें थी। इतनी ज्यादा उसकी आंखों में रोशनी थी कि मानो पूरी दुनिया में रोशनी करने के लिए काफी थी। और वो लड़की, काले शाह की बेटी, नजब की मुस्कुराहट और उसकी शांत स्वभाव और उसकी स्माइल को देख के उस पे फिदा हो गई थी, उसे पसंद करने लगी थी। बट शी कुड हार्डली एलिसिट अ वर्ड आउट ऑफ हिम। लेकिन वो इतना शर्मीला था कि उसने कभी कोई वर्ड, एक अक्षर भी अपने मुंह से इसके लिए, इसकी तारीफ में नहीं निकाला।
चुप था वो। Fatima had been under pressure to get engaged to someone in the village known for his slurred speech and grotesque stammer. Stammer यानी हकलाना। तो फातिमा के घर वाले लगातार उसको प्रेशराइज कर रहे थे किसी गांव के लड़के से ही शादी करने के लिए, एंगेजमेंट करने के लिए। वो लड़का साफ नहीं बोल पाता था, हकलाता था। Just my luck to run into mutes, she thought. But then, as she caught him staring at her, she laughed back. उसे लगा कि मैं कहाँ गूंगों की दुनिया में मेरी शादी हो जाएगी, लेकिन तभी उसे लगा कि ये लड़का जो आया है ये उसे देख के मुस्कुरा रहा है, तो फातिमा ने भी उसको वापस मुस्कुराहट दी। उसे देख के वो मुस्कुराई। And in the evening when Fatima repeated the performance and her face flooded with excitement, as if she dared him to take the next step, he had flung his arms around her in a reckless, dizzy moment. शाम को फिर से वो एक दूसरे को देख के मुस्कुराए, लड़के का कॉन्फिडेंस बढ़ा और उसे उस लड़की से प्यार हो गया। Yes, he would come again, he told her, and saw her start with disbelief, for he seemed to have answered her inarticulated question. Would he come again? बिना कुछ कहे खामोशी से ऐसा लगा कि फातिमा उससे सवाल पूछ लेगी, क्या तुम वापस आओगे? तो उसने कहा, हाँ, मैं वापस आऊंगा। This time he would come alone with no father or uncle to cramp his style. और इस बार उसने मानस बना लिया था कि वो अपने चाचा को, मामा को या पिताजी को लेके नहीं आएगा, ताकि उसकी और फातिमा से मुलाकात में कोई अड़चन नहीं आए। And as she left, he looked behind to find her gaze following him, her eyes like a pair of storm lanterns in the dark. और वहां से लौटते वक्त रात के अंधेरे में उसने देखा कि फातिमा अपने घर के दरवाजे पे खड़ी देख रही थी इसे लगातार। फातिमा की आंखों में चमक थी, जैसे किसी लालटेन की चमक होती है, इतनी ज्यादा उसकी सुंदर आंखें चमक रही थी। Ever since his return to Kavda, Najab had been training to get away. What was there about run that he did not know? तो जब से ये लौट के आया है, तब से ही इसके मन में ये चल रहा है कि ऐसा क्या है रन में जो मैं पार नहीं कर सकता, मैं वापस जाऊंगा। He could cross the run in the daylight, leave alone starlight, a thing none of his elders had dared to do. रात को तो छोड़ो, दिन की रोशनी में भी उसे लगता था कि वो रन पार कर सकता है, वो पाकिस्तान जा सकता है इलीगल तरीके से। दिन में रेगिस्तान पार करना मुश्किल होता है, क्योंकि वहां रेगिस्तान में कोई भी लैंडमार्क नहीं होता है। आपको दिशा भ्रम हो सकता है, डायरेक्शन लॉस्ट हो सकती है, लेकिन रात को लोग तारों की सहायता से अपना मार्ग ढूंढ लेते हैं और सही जगह पहुंच जाते हैं। इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि उसे लगता था कि रात तो छोड़ो, मैं दिन को भी रन पार कर सकता हूं। और ऐसा काम अब तक इसके खानदान में किसी ने नहीं किया था। दिन को भी ये रन पार कर सकता था, उसे ऐसा विश्वास था। And one morning Aftab was woken up by a shout from Zaman. What does the old rogue want? He muttered, rubbing his sleepy eyes. Zaman asked about Najab's whereabouts. और एक दिन सुबह सुबह इसके पिता की नींद डिस्टर्ब की जमन ने, जब उसने पूछा कि तुम्हारा बेटा नजब कहाँ है। अपनी आंखें मलते हुए आफ्ताब यानी नजब के पिता बाहर आए और उससे पूछा कि क्या बात है। The boy has been sulking of late, but he should be around. Anyway, what business is it of yours? The old man did not hide his irritation. तो जब जमन ने पूछा कि नजब कहाँ पे है, तो उसके पिता चिढ़ गए। उसने कहा कि यहीं कहीं होगा, वो रात को तो यहीं था, तुम क्यों पूछ रहे हो ये सब? Who are you trying to fool, Aftab Mia? Asked the smuggler. Don't you know that Allah Rakha is also missing? तो जमन चूंकि स्मगलर था, होशियार था, उसने कहा कि तुम किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो आफ्ताब? क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह रखा भी नहीं है? अल्लाह रखा मतलब ऊंट, ऊंट नहीं है, नजब नहीं है, मतलब वो पाकिस्तान जा चुका है। In these border villages, the pattern of life was such that if a man was absent along with his camel, it was taken for granted that he had made a foray across the desert into Pakistan. तो बॉर्डर के पास जो गांव होते हैं वहां पे ये फिक्स ट्रेंड है कि अगर एक व्यक्ति गायब है, उसका ऊंट गायब है, तो ये बात कंफर्म है कि वो चोरी छुपे इलीगल तरीके से बॉर्डर पार गया है, पाकिस्तान गया है। और यही इस वक्त नजब के साथ था, न वो था न उसका ऊंट अल्लाह रखा।
Aftab went into the mud enclosure where his camel was kept and found it empty. His heart sank. He ran into the house to see if the bundles of tendu leaf he had bought had been taken by the boy. "Oh, the fool! That son of a fool!" exclaimed Aftab, almost shaking with fury. "He has forgotten to take the leaf with him." तो आफ्ताब फटाफट उस जगह गया जहां पे ऊंट बंधता था. वहां देखा तो ऊंट नहीं था. उसका दिल बैठ गया, डर गया. वो फटाक से वो गया अपने घर में ये देखने के लिए कि तेंदू के पत्ते कम से कम उसका बेटा ले गया है कि नहीं ले गया है. लेकिन जब तेंदू के पत्ते भी घर में ही पड़े थे तो उसे बहुत गुस्सा आया अपने बेटे पे और उसने अपने बेटे को कहा कि बेवकूफ है, बेवकूफ का बच्चा है वो. अगर तेंदू के पत्ते नहीं ले गया तो क्यों गया पाकिस्तान. आफ्ताब को नहीं पता अंदर की स्टोरी क्या है, या उसे ये नहीं पता कि मेरा बेटा फातिमा से प्यार करने लगा है. Who are you trying to fool with all this drama? Called out Zaman, who was still standing at the door. तो जमन जो अभी तक दरवाजे पे खड़ा था उसने कहा कि आफ्ताब मियां किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो नाटक करके. तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा बेटा गया है. This son of yours is not as innocent as the world believes. He is a pig and the son of a pig. जितना दुनिया तुम्हारे बेटे को भोला समझती है उतना मासूम भोला वो है नहीं. तुम्हारा बेटा सुअर है, सुअर का बच्चा है. There was no limit to the chagrin. Chagrin यानी दुख. Zaman was the thief, the man who kept the rangers across happy. Anyone crossing the run without his support was running the gauntlet with the law. अब उसको दुख की सीमा ना रही. तो उसे जब मालूम पड़ा कि मेरा बेटा अकेला अपने आप बिना जमन की मदद के गया है तो उसका दिल बैठ गया. वो डर गया क्योंकि जमन ही वो आदमी है पूरे गांव में जो लोगों को इलीगल तरीके से बॉर्डर पार करवाता है. और यही वो इंसान है जमन जो रेंजर्स को, जो अधिकारी बॉर्डर पे घूमते हैं सेना के, उनको रिश्वत देने का काम भी जमन करता था. और जमन यहाँ है, उसका बेटा अकेला बॉर्डर पार गया है, मतलब रिस्क लेके गया है वो. And here his fledgling had blundered in without as much as a word to him, or a salam, or a 100-rupee note. और यहाँ उसका बेटा जिसको बिल्कुल अनुभव नहीं है वो कैसे बॉर्डर पार करेगा. उसके पास रिश्वत देने के लिए, सलाम देने के लिए, मतलब पैसे देने के लिए भी उसके पास नहीं थे. May Allah bring him safely out of this, said the old rogue piously. He means just the opposite thought आफ्ताब. तो जमन ने कहा कि अल्लाह उसे सुरक्षित वापस ले आए. जबकि आफ्ताब भी जानता था कि जमन के मन में कुछ और है. वो चाहता है कि नजब के साथ दुर्घटना हो, वापस ना आए. Nothing would please him more than to see Najab turned into carrion with vultures hovering around. वो जानता था कि नजब मनी मन तब ज्यादा खुश होगा जब मेरे बेटे को चील, कौवे और गिद्ध नोच के खा जाएंगे, क्योंकि वो इसके बिना, इसकी मदद के बिना बॉर्डर पार करने की हिम्मत, जो साहस कर रहा था. सो स्टूडेंट, यहां हम रुकेंगे और इसका कंक्लूडिंग पार्ट, जो फाइनल पार्ट है इस लेसन का, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक क्वेश्चन आंसर स्टडी करें. जो पुराने लेसन्स मैंने करवाए हैं उन पे फोकस करें. एग्जाम से पहले आपको सब कुछ लर्न करना है. यू हैव टू लर्न एवरीथिंग बाय हार्ट. लास्ट मोमेंट की प्रिपरेशन कुछ काम नहीं आती एग्जाम में. सो अपने व्यूज शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और डाउट्स हो तो फील फ्री टू आस्क. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस.